हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गोल्ड की जो प्राइस है वो क्यों बढ़ती रहती है और हमें गोल्ड क्यों पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि ये दो हज़ार के दो नोट है, 4,000 रुपये, और दूसरे हाथ में मेरे हैं एक गोल्ड का सिक्का जिसकी वैल्यू आप अप्रॉक्स मान लीजिए 1 ग्राम की 4,000 रुपये, अप्रॉक्स मान लीजिए, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं दोनों को होल्ड करता हूँ 10 साल के लिए। तो आप 10 साल बाद क्या देखेंगे आप कि गोल्ड कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 10 साल बाद आप देखेंगे कि जो 4,000 की जो वैल्यू है उससे मैं केवल 2,000 का सामान ही खरीद पाऊँगा जो आज की वैल्यू है। मान लीजिए आज मैं कोई सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ या कुछ लेने जा रहा हूँ, जो अभी मैं 4,000 में ला पा रहा हूँ, उसके लिए अभी मैं 2,000 में ला पा रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। वैसे ही मैं अगर गोल्ड होल्ड करूँ 10 साल तक, तो मैं ज़्यादा सामान ला पाऊँगा। तो इसका मतलब है कि जो ये इसको बोलते हैं हम फिएट करेंसी, जो कि आरबीआई इशू करती है। और दोनों में, फिएट करेंसी में और गोल्ड में क्या फ़र्क है? गोल्ड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ करेंसी विच इज़ एक्सेप्टेबल इन ऑल 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 ओवर द वर्ल्ड। तो आप दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये फिएट करेंसी है, ये कितने भी इशू कर सकती है आरबीआई, 2,000, 4,000, 6,000, कितने भी नोट कभी भी इशू कर सकती है। लेकिन गोल्ड एक लिमिटेड असेट है, तो इसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम जब इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। तो हमें बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ है कि हमें गोल्ड क्यों रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, और इसकी वैल्यू कम से कम 30-40% हमेशा रहनी चाहिए, जो मैं पिछले वीडियो में भी हमेशा बोलते आया हूँ। वॉरेन बफे हमेशा बोलता है कि आप गोल्ड पोर्टफोलियो में नहीं रखें। उनका कहना है, इंग्लिश में जब मैं आपको बताता हूँ, एक कोट है उनका: इफ़ यू ओन 1 ounce ऑफ गोल्ड फॉर एन इटर्निटी, यू स्टिल ओन 1 ounce ऑफ गोल्ड एट इट्स एंड। अगर आप 1 आउंस, जो यूएस में है, गोल्ड को आउंस में कैलकुलेट करते हैं, अभी जो जिसकी वैल्यू $1,700 है, 20 साल पहले उसकी 250 थी। तो वॉरेन बफे बोलता है, अगर आपके पास एक, मान लीजिए जैसे मेरे पास 1 ग्राम का गोल्ड है, इसको मैं होल्ड करता हूँ, तो 20 साल बाद तक होल्ड करता हूँ, तो मेरे पास 1 ही ग्राम का वैल्यू, 1 ही ग्राम रहेगा ये। अगर लेकिन मैं किसी कंपनी के शेयर होल्ड करता हूँ, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वो कुछ प्रोड्यूस करती है, लेकिन गोल्ड कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है। बट मैं इस पॉइंट में वॉरेन बफे से थोड़ा डिफर करता हूँ। मैं आगे बताऊँगा आपको इसके रीजंस क्यों। बाकी मैं सारे पॉइंट्स वॉरेन बफे को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। बाकी लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गोल्ड का जो परसेंटेज है मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, मोर देन 50% जो है, अगर मैं 100 रुपये लगा रखे हैं तो मोर देन 50 केवल गोल्ड में लगा रखे हैं मैंने। और 2 साल से, अगर आप मुझे जानते हैं या फिर आप पर्सनली जानते हैं, आपने मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपने देखा होगा मैं बार बार गोल्ड के, जब गोल्ड 30,000 की वैल्यू पे था, जब से मैं एडवाइस कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि 5 साल के अंदर मिनिमम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए गोल्ड हो जाएगा, जिसकी आज की वैल्यू 47,000 है। 2 साल पहले 30,000 थी। और गोल्ड का जो रिटर्न है पिछले साल का, वो 35-40% है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैंने ₹1,00,000 लगाए गोल्ड में 1 साल पहले, तो मेरी जो वैल्यू है वो बढ़ के 1,40,000 हो गई। लेकिन जो मेरे दोस्त ने शेयर मार्केट में लगाया निफ्टी में, तो उसकी जो 1 लाख की वैल्यू है वो 75,000 या 70,000 हो गई। मतलब क्योंकि निफ्टी 25-30% गिर गया, और उससे भी ज़्यादा कम हो गई होगी, क्योंकि जो 100 में से 99 इन्वेस्टर्स हैं वो निफ्टी में तो पैसा लगाते ही नहीं है। वो किसी ना किसी शेयर में लगाते हैं, कोई इंडस बैंक में लगाता है, कोई कोटक बैंक में लगाता है, तो वो तो निफ्टी से और भी ज़्यादा फॉल करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन। और जब अब मार्केट गिरता है, मार्केट मान लीजिए 10% गिरता है, तो वो जो शेयर 20% गिरते हैं, 15% गिरते हैं, वो मार्केट से ज़्यादा टाइम में, मतलब उसकी उनकी जो वैल्यू है वो और भी कम हो गई होगी। तो आप ये देखिए, जब लोगों के पैसे कम हो रहे होंगे तो उस टाइम मेरे पैसे बढ़ रहे होंगे। मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए मेरे फ्रेंड ने लगाया, उसकी वैल्यू अगर 70,000 हो, अज्यूमिंग उसने निफ्टी में ही पैसे लगाए सेफ रख के, तो उसकी वैल्यू जब 70,000 हो गई, 30% गिर गई, तो मेरी वैल्यू 1,40,000 हो गई। अब उसको 70 से 1,40,000 करने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए होगा। मतलब उनका, हम दोनों का जो गैप है वो 100% हो चुका है आज के डेट में। अब हम एक और रीज़न बताते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। जैसे मान लीजिए गोल्ड की जो वैल्यू है, आप समझिए कि वो आउंस में चलती है, डॉलर में चलती है, डॉलर के टर्म्स में। जैसे जो $1,700 पर आउंस, अगर 1 आउंस खरीदना है तो आप उसको, उसके लिए आपको $1,700 पे करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए $1,700 ही रहती है प्राइस, लेकिन जो रुपी है उसकी वैल्यू आज की डेट में 77 है, और थोड़े टाइम पहले वो 70 थी। तो 70 से 77, मतलब 10% से रुपी अगर बढ़ जाता है, तो इंडियन टर्म्स में गोल्ड, अगर इवन इन यूएसए में जो डॉलर के में जो ट्रेड हो रहा है गोल्ड, अगर वो सेम भी रहता है, तो भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ ओनली रुपी डेप्रिशिएशन। जैसे जैसे रुपी का डेप्रिशिएशन होगा, रुपी का हमेशा रुपी डेप्रिशिएट ही होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे रुपी जो डेप्रिशिएशन होगा, वो भी आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, अपार्ट फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड।
जो डॉलर टर्म्स में प्राइस बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए पहले 250 थी, अब $1700 हुई, फिर $1800 हुई, वो बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब और उसके अलावा जो बेनिफिट मिलेगा वो रुपी के डेप्रिसिएशन का भी मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रुपी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो दोनों का जो प्लस का, जैसे मान लीजिए $1700 आज की डेट है, अब आप 1700 से 1800 हो गई, तो $100 का बेनिफिट तो आपको वैसे मिलेगा। अब आज की रेट है रुपी की 77, तो 77 से जो भी रुपए मान ली 80 हो गया, तो ₹3 का जो वो वाला डिफरेंस है वो भी आपको आप रिटर्न में मिलेगा। अब दूसरी चीज़ है कि लोगों को लगता है कि गोल्ड का कोई यूज़ नहीं है अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी। ये सच है कि 55% जो गोल्ड का यूज़ होता है वो ज्वेलरी में होता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा ये चीज़ कि जो आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, कोई सा भी आप खरीद लीजिए पूरे वर्ल्ड में, मान लीजिए हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हम ये अज्यूम करें मिनिमम 10 करोड़ लोगों के पास फ़ोन है, क्योंकि आजकल तो सबके पास फ़ोन है। आपके घर में काम वाली बाई आती है, उसके पास भी फ़ोन है। आप किसी रिक्शे में जाते हैं तो रिक्शे वाले के पास भी फ़ोन है। तो मिनिमम से मिनिमम 10 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो आपको ये पता होगा कि 50 mg कम गोल्ड लगता है हर फ़ोन बनाने में। तो आप ये मान लीजिए कि 50 mg की प्राइस 35 से 40 रुपए के आसपास होती है अप्रॉक्स। तो अगर आप 10 करोड़ लोगों के पास भी फ़ोन है इंडिया में, तो 35 से 40 रुपए उसने गोल्ड में ऑटोमेटिकली उसको बनाने में लग गए हैं। तो मतलब 4000 करोड़ का इंडिया में केवल फ़ोन में जो गोल्ड है वो यूज़ हो रहा है। तो उसके अलावा आप लैपटॉप में जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो एक चिप आती है उसमें भी थोड़ा बहुत गोल्ड यूज़ होता है। उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, बट जब आप मोबाइल फ़ोन, जब लैपटॉप का नंबर ऑफ़ यूनिट्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें भी यूज़ होता है। और भी जो रीज़न है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, वो है कि जो कंट्रीज़ है जैसे कि रशिया है, हंगरी है, टर्की है, इंडिया है, पोलैंड है, वो धीरे धीरे आप डाटा देखेंगे। गवर्नमेंट अपन को तो मना कर रही है कि गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड जो भी घर में पड़ा है वो भी बेच दो, जो आपके घर में ज्वेलरी पड़ी है उसको बेच के लोन ले लो। लेकिन जो गवर्नमेंट खुद आरबीआई है वो पिछले 2 साल में धीरे धीरे गोल्ड को अक्यूमुलेट कर रही है। इसका रीज़न होता है, इसको मैं बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसका अगर आप सिंपल टर्म्स में रीज़न समझना चाहें तो आप कभी भी कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, तो इसलिए वो गोल्ड खरीदती रहती है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि गोल्ड खरीदने से उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अगर मैं इसी वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे तो रशिया, चाइना, टर्की धीरे धीरे गोल्ड खरीदते जा रही है। जैसे रशिया का एग्जांपल लूँ तो 160 टन उसने गोल्ड खरीदा है पिछले साल में। तो अगर वो अब इंडिया ने भी खरीदा है 20 टन। तो अब इंडिया का पागल तो है नहीं, इंडिया का जो बैंक है आरबीआई, कि वो बिना मतलब ही गोल्ड खरीद रहा है और अपन को बोल रहा है कि घर के गोल्ड भी बेच दो। तो गवर्नमेंट पागल है या तो आरबीआई पागल है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कोई ना कोई रीज़न है इसलिए खरीद रहे हैं। तो अब जैसे जैसे आप, और गोल्ड एक लिमिटेड क्वांटिटी है, अगर आप सारी कंट्रीज़ उसको ख़रीदने की कोशिश करेगी किसी भी रेट पे, पिछले साल ही ख़रीदा है, मतलब बढ़ी हुई रेट पे भी ख़रीदे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की कोशिश करेगी कोई भी कंट्री, तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ जो लिमिटेड है और उसमें डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और दूसरा रीज़न, अगर आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो जो टॉप 7 मोस्ट इकोनॉमिक पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकली पावरफुल बोल रहा हूँ मैं, तो वो उनके पास ही सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिज़र्व है। तो जिसके पास, कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड का रिज़र्व होता है वो इकोनॉमिकली भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। अब वॉरेन बफे हमेशा बोलते हैं कि गोल्ड नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको पता होगा अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो वॉरेन बफे भी सिल्वर में इन्वेस्ट करते रहते हैं, मतलब वो भी एक कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं जस्ट लाइक अ गोल्ड। और गोल्ड आपको जैसे अब आप एक और रीज़न है जो गोल्ड खरीदने के लिए, जैसे मैंने पहले भी समझाया कि गोल्ड आरबीआई कितना भी करेंसी प्रिंट कर सकती है। तो मान लीजिए पूरे इंडिया में 1 लाख रुपीज़ आरबीआई ने प्रिंट कर रही है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए प्रिंट करनी है। अब मान लीजिए कोरोना वायरस आ गया, ये आ गया, तो उन्होंने गरीबों को देने के लिए 20,000 रुपये और प्रिंट कर दिए। तो टोटल जो करेंसी सर्कुलेशन है इंडिया में वो 1 लाख की जगह 1,20,000 हो गए, मतलब 20% से करेंसी जो सर्कुलेशन है वो बढ़ गई। ऐसे ही धीरे धीरे हर साल करेंसी सर्कुलेशन बढ़ती जाती है। तो कभी किसानों के लिए बढ़ जाती है, कभी उद्योगपतियों के लिए बढ़ जाती है। किसी भी फॉर्म में आरबीआई जैसे ही करेंसी डालती है, लिक्विडिटी डालती है मार्केट में, सिस्टम में, तो उसकी जो करेंसी जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। जैसे इन सिंपल टर्म्स मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में केवल 1 ही लाख रुपए हैं और 20% आरबीआई ने करेंसी सर्कुलेशन बढ़ाया,
तो 1,20,000 रुपये हो गए इंडिया में। तब उससे क्या होगा कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। जो पहले 5 दिन पहले हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, जब करेंसी 1,00,000 रुपये थी, तो उतने ही रिसोर्सेज आज हैं जब आरबीआई ने सर्कुलेट कर दी। तो उससे क्या होगा कि कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, कोई चीज़ थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, बट एवरेज जो इसका वो आएगा वो 20% आएगा। मतलब एवरेज आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो 20% से इस एग्जांपल में बढ़ जाएगी। तो आपका कोई जैसे अगर आरबीआई कोई करेंसी भी सर्कुलेट करता है तो थोड़े टाइम में हो सकता है उसका बेनिफिट हो, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो गोल्ड की प्राइस है वो उतने ही परसेंट से अप्रॉक्स बढ़ जाती है। तो मान लीजिए जैसे जैसे आरबीआई सर्कुलेट करती है मनी, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो कभी आरबीआई इतने का पैकेज देगी, कभी उतने, कभी 10 लाख करोड़ का देगी, कभी 1 लाख करोड़ का देगी, कभी एविएशन सेक्टर को देगी, कभी किसानों को देगी, कभी फूड फूड के लिए देगी, कभी कोरोना वायरस के हेल्थ के लिए देगी। तो वो सर्कुलेट इंजेक्ट करती जाएगी पैसे। तो जैसे जैसे पैसे इंजेक्ट करती जाएगी गवर्नमेंट, और ये बहुत टाइम तक चलेगा। अभी ये बेस्ट टाइम है जब आप गोल्ड के में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितना भी पोर्टफोलियो है, अगर आप मैं मेरी बात बताऊं तो मैं खुद निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, बहुत बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ठीक ठाक सा रिटर्न भी आ रहा है। लेकिन मैंने पिछले करीब 6 मंथ से धीरे धीरे जो निफ्टी का पोर्टफोलियो है वो भी धीरे धीरे गोल्ड में शिफ्ट करता जा रहा हूँ। अभी भी है निफ्टी, लेकिन मोर देन 50% मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो हमेशा 50-60% वो गोल्ड में ही रहे हमेशा। मैं केवल निफ्टी और गोल्ड दोनों में इन्वेस्ट करता हूँ, उसके अलावा किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता खुद भी। और जो रिटर्न है अप्रॉक्स गोल्ड में जो अभी है करीब 35 से 40% आ रहा है, और निफ्टी का जो रिटर्न आ रहा है मेरे पोर्टफोलियो का वो 20% के आसपास डाउन आ रहा है अभी, जो आज की अगर नेट में बताऊँ तो। मैं दोनों दोनों अभी भी होल्ड करेंगे। अगर आपके पास पहले से निफ्टी ले रखा है तो मैं ये कभी भी नहीं बोल रहा, इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि आप कल को जाके जब भी मार्केट खुले कल को बेच दो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ आप कोई भी जो नया इन्वेस्टमेंट करो वो धीरे धीरे गोल्ड में इन्वेस्ट करो। आपको पोर्टफोलियो को में थोड़ा थोड़ा गोल्ड भी डालते जाओ, और हो सके अगर आप मेरे तरह करना चाह रहे हो तो मोर देन 50% आप अभी गोल्ड रख सकते हो। जब तक ये 2 से 3 साल तक तो चलेगा ये कम से कम। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो 2-3 साल तक चलती है, एकदम से ख़त्म नहीं होती। इवन आप लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी उसको जो नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए 2 साल से 3 साल लगेंगे। तो कम से कम 3 साल 4 साल तक आप आराम से गोल्ड में इन्वेस्ट करती जाइए बिना कुछ सोचे कौन सी रेट पे बढ़ रहा है, कौन कब कम हो रहा है। आपको कुछ भी नहीं देखना, आप बस उसको इन्वेस्ट करते जाइए। अगर आपको पता हो तो 1971 से पहले, 1971 से जो पहले था, तो कोई भी करेंसी होती थी वो गोल्ड के फॉर्म में ही होती थी। तो जब फिर यूएसए ने क्या करा कि उसको डॉलर के फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो जब कोई भी करेंसी गोल्ड का बैकअप होती थी, जैसे मान लीजिए मैं फिर से एग्जांपल दूँ, 2,000 रुपये मुझे इशू करने हैं तो मुझे 2,000 रुपये तक का गोल्ड रखना पड़ता था। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, फिएट करेंसी आई। जब से ये फिएट करेंसी आई उससे गोल्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गई, क्योंकि ये कभी भी कोई भी जो सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन करते जा रहे हैं, मतलब करेंसी इशू करते जा रहे हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। जैसे मैंने 1 लाख वाला एग्जांपल दिया कि किसी भी कंट्री में 1 लाख रुपए हैं तो वो 1,20,000 इशू कर देगी, लेकिन उसके रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा, आप 20 साल पहले जो चीज़ खरीद पाते थे, मान लीजिए 1,000 रुपये में जो चीज़ खरीद पाते थे, हो सकता है वो आज आप 5,000 में भी नहीं खरीद पा रहे हो। तो मेरा बेसिकली ये पर्पस है कि आप गोल्ड में जितना हो सके इन्वेस्ट कीजिए। अभी ये बहुत ही अच्छा टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, और आप गोल्ड में पोर्टफोलियो में बढ़ाते जाइए धीरे धीरे, एकदम से भी नहीं, बट जितना पॉसिबल है। आप मेरा माने तो जैसे मैं पर्सनली एटलीस्ट एट द ईयर एंड, जो इस साल तक मैं जो भी इन्वेस्ट करूँगा केवल केवल गोल्ड में करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आई नो कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको शायद हो सकता है स्किप हो गए हों, क्योंकि इसका जो वीडियो का लेंथ है वो और बड़ा हो जाता है। अगर मैं उसको डिटेल में करता तो मैं अलग अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन है कोई भी तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू सो मच।